अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से मैं डिस्कस करूंगा कि फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन में उसको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या उसमें चेंजेस कर सकता है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो उसको नोट करने चाहिए और उसको ठीक कर सकता है। ये मैं इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा। इसको और से देखें, आप सबके लिए सीखने का बहुत मौका है इसमें। अगर कोई सीखना चाहता है तो इसमें बहुत कुछ सीख सकता है। हालांकि ये चीज़ें मुझे किसी ने बताई नहीं है, मैंने जो अपनी बुक्स में पढ़ा है, जो ही मतलब स्टडी किया है, वही मैंने आगे इम्प्लीमेंट किया और कुछ भी नहीं किया। मेरा कोई इवेंटर नहीं है इस चीज़ में, मैं आपको क्लियर कट बता दूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें मैं बहुत सारे लोगों को गाइड कर चुका हूँ, अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेम वही चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे बहुत कामयाबी मिली है। आपने देखना होता है, देखिए मेन चीज़ जो आपकी आती है वो ड्रग इंटरेक्शंस आती हैं, ठीक है। डोज एडजस्टमेंट ये फार्मासिस्ट का काम होता है, ये मैं क्लियर बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं। अगर उसमें कोई डोज लिखी भी है और आपको वो रॉन्ग लग रही है तो आपने फिजिशियन के साथ कांटेक्ट करके उससे बात करनी है कि वो किस पर्पज़ के लिए उसने ज़्यादा डोज लिखी है या इतनी कम डोज लिखी है। फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा मैं देखता हूँ कि वो कम डोजेस भी होती है, तो वो क्यों होती है। आपने ये लाजमी ड्रग इंटरेक्शन तो आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको एडजस्ट करना होता है या आपको अगर कंटिन्यू करना आता है, ये चेंज करनी होती है तो उस सूरत में फिर बात करें। क्योंकि असल में देखें इसके पीछे बात ये होती है ना कि डायग्नोसिस उसने किया होता है तो उसको पता होता है कि क्या उसने डायग्नोस किया, उसका प्रॉब्लम क्या पेशेंट का। तब उस सूरत में आपने डायग्नोसिस की बेस पे फिर वो चेंज करना चाहता है तो चेंज कर सकता है। हाँ, उसमें आप सजेशन दे सकते हैं कि आप अगर इस प्रॉब्लम में फ़लाँ मेडिसिन अगर दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सजेशन देना फार्मासिस्ट का काम है, हम यही करते आए हैं और यही फार्मासिस्ट का काम होता है कि आगे से उसको सजेशन दे, रिकमेंडेशन दे कि ये चीज़ आपने कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, इसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि फिजिशियन को इन चीज़ों का ज़्यादा आइडिया नहीं होता, वो लिख देते एक चीज़। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मैंने देखी है कि फिजिशियन को याद नहीं होती, वो उनको नहीं पता होता, तो वो फिर फार्मासिस्ट आगे से उनको बताता है कि फ़लाँ फ़लाँ मेडिसिन है और इस सूरत में आप ये कर सकते हैं, ठीक है, वो कंसिडर कर सकते हैं। सम टाइम ये होता है कि वो आपको कह देते हैं ठीक है मैं ये लिख देता हूँ, और सम टाइम वो ये भी कहते हैं कि ठीक है मैं थोड़ा सा स्टडी कर लेता हूँ, क्योंकि केस की बात होती है, बाज़ केस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वो थोड़ा सा ना इस चीज़ को देख लेते हैं। हालांकि एक कोशिश आपको करनी चाहिए कि पूरी डिटेल आप उसको प्रोवाइड करें ताकि उसको आसानी है उस चीज़ में। अब ड्रग इंटरेक्शन और डोजेस के बाद आपकी आती है कुछ मेडिसिन जो कि अननेसेसरीली या मतलब पेशेंट कंडीशन को सूट नहीं करता। सम टाइम ये तो पेशेंट क्या करता है कि पेशेंट जाता है फिजिशियन को कोई और चीज़ बताता है और फार्मेसी पे आता है वो कोई और मसला बताता है, तो उस सूरत में आपका ये काम है कि आप उसको फिजिशियन से कांटेक्ट करें, उसकी पूरी कंडीशन बताएं कि पेशेंट ने अगर आपको कोई गलत चीज़ बताई है, या फॉर एग्जांपल सम टाइम ये देखें, मैं एक चीज़ जो गलत है वो गलत है। देखें बाज़ दफ़ा वो गलत प्रिस्क्राइब नहीं करते। प्रिस्क्राइब आप समझते हैं कि शायद उसने गलत प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है, वो गलत होती इस सूरत में है कि पेशेंट अपनी जो हिस्ट्री होती है ना वो गलत बताता है। सम टाइम वो जब फिजिशियन के पास जाता है तो वो कुछ और बताता है, जब फार्मेसी पे आता है तो वो कुछ और बयान कर रहा होता है कि यार मुझे तो ये मसला है, तो या तो उसको याद नहीं होता या याद आ जाता है बाद में। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। अब आते हैं कुछ प्रिस्क्रिप्शंस की तरफ के इसमें कुछ चीज़ें मैं आपने नोट करना है पॉइंट्स, कुछ चीज़ें मैं ऐसी बयान करूँगा शायद वो पॉइंट्स आपके माइंड में ना हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें भी आपको अंडरस्टैंड हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन है, इस पर लिखा हुआ है पेंटाप्रोजोल डिक्लोफिनिक सोडियम 75 mg बॉडी फैट रिलीज कैप्सूल, ठीक है। फिर इसमें आ जाती है कैल्शियम, फिर आ जाती है सिप्रोफ्लॉक्सिन। तो यहाँ पे मिस्टेक पता है क्या है कि पेंटाप्रोजोल 14 डेज़ के लिए ओके है, वंस अ डे बिफोर फूड ओके। आपने यही गाइड करना है पेशेंट को आधे से आधा घंटा पहले, खाने से आधा घंटा पहले, जितने भी PPIs हैं तो वो खाने से आधा घंटा पहले मॉर्निंग में लें, बेहतर है, ठीक है। अब डिक्लोफिनिक सोडियम है, मॉडिफाइड रिलीज आते हैं, इसमें इंटेरिक कोटेड आते हैं। अगर किसी को स्टमक प्रॉब्लम है तो आपने उसको इंटेरिक कोटेड देना है, ठीक है, ये चीज़ का खास ख्याल रखना है। अब कुछ थोड़ी सी मैं बाद में इसमें वो ड्रग्स भी बताऊंगा जिसका आपने चेक करना है कि ड्रग इंटरेक्शन आएंगे। फॉर एग्जांपल आप जज करना चाह रहे हैं कि यार इसमें कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिसको हम फ़ौरन मतलब ये कि स्पॉट कर सके कि यार ये चीज़ जो है तो प्रॉब्लम करेगी दूसरी ड्रग के साथ। प्रिस्क्रिप्शन में आप जब आइडेंटिफाई करते हैं कोई प्रॉब्लम तो ये फ़ौरन जज करने के लिए तो इसमें कह रहा हूँ डिटेल से ये वीडियो देखना ताकि सारी समझ आए आपको। अब इसमें प्रॉब्लम जो है ना वो कैल्शियम और सिप्रोफ्लॉक्सिन है। अब देखें सिप्रोफ्लॉक्सिन ऐसी ड्रग है कि जिसका जो फूड सप्लीमेंट्स के साथ ना ज़्यादा इंटरेक्शन, जैसे कैल्शियम हो गया, डेयरी आइटम्स वगैरह हो गए, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया और आयरन वगैरह हो गया, इसके साथ इसका इंटरेक्शन है। क्या करता है ये चिलेट फॉर्मेशन बनाता है या पेट में दर्द कर देता है, उस सूरत में जो मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन होती है वो नहीं होती है। तो आपने ये चीज़ लाजमी चेक करनी होती है। तो उसमें आपने ये करना है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि कैल्शियम एट नाइट, ठीक है, आफ्टर फूड, और सिप्रोफ्लॉक्सिन मॉर्निंग इवनिंग भी लिखा हुआ है 2 टाइम, जो कि होता है 500 mg जो कि एक्चुअल डोज है। तो इसमें लिखा हुआ है कि दोनों को इकट्ठा लिखा हुआ है।
तो इसमें फार्मासिस्ट ने क्या करना है, फार्मासिस्ट ने ये करना है कि या तो इसको आप आफ्टरनून कर देना है, ठीक है, मतलब दोपहर के खाने के बाद, बेहतर यही है। या अगर आपने गाइड करना है, कोई ऐसा सप्लीमेंट लिखा है जैसे मल्टीविटामिन लिखा है, तो आयरन वगैरह तो उसमें लाजमी होता है, कैल्शियम भी होता है उन प्रिस्क्रिप्शन में, मतलब उसमें। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, पेशेंट को ये गाइड करना है कि आपने जो मल्टीविटामिन लेना है या तो 2 घंटे बाद लेना है, ठीक है। मेडिसिन, कोई ऐसी मेडिसिन बाकी भी प्रिस्क्राइब की हुई है तो आपने उसको चेंज करना है, तो बेहतर है कि उसकी टाइमिंग आप एडजस्ट कर दें। इसमें फिजिशियन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, उससे मतलब ये कि पूछने की ज़रूरत नहीं है, यह चीज़ आपने खुद करनी है। अब इसमें डोजेज अगर फॉर एग्जांपल ऐसी लिखी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह लें कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि पीपीआई ट्वाइस अ डे लिखी जाती है मैक्सिमम डोज, तो वो उस सूरत में मैक्सिमम डोज क्यों लिखी है उसे आप पहले पूछें कि मैक्सिमम डोज क्यों लिखी है, मिस्टेक भी हो सकती है। अगर उसने लिखी है फॉर एग्जांपल ओमेप्राज़ोल 40 mg ट्वाइस अ डे, तो ये गलत है, ठीक है। वो किस सूरत में दे सकते हैं, सिर्फ एच पाइलोरी की सूरत में दे सकते हैं। अब ये प्रिस्क्रिप्शन तो है एच पाइलोरी की नहीं है, बेसिकली ये उसको बैक पेन था और कुछ इन्फेक्शन था तो इसलिए लिखी है। पेंटोप्राज़ोल यूजुअली ये लोग लिखते हैं डिक्लोफेनिक सोडियम के साथ लिख देते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं होती। आप उसमें सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि इंटेरिक कोटेड जो होती हैं डिक्लोफेनिक सोडियम इंटेरिक कोटेड में आती हैं, वो दें तो वो स्टमक में प्रॉब्लम नहीं करती, वो एब्जॉर्प्शन जो होती है तो इंटेस्टाइन में करती है, मतलब स्टमक में नहीं होती, तो वो स्टमक अल्सर काज नहीं करती। और कुछ लोग ये होते हैं कि जो साइटोटेक वगैरह के या मीज़ोप्रोस्टॉल की उसकी फॉर्मेशन के साथ आते हैं कि वो मतलब ये कि मिनिमाइज़ करने के लिए, तो वो बेहतर है कि वो ना लिखें क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होती हैं। अगर हाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है एक बंदे को तो वो डिक्लोफेनिक सोडियम लिखनी है, तो फिर वो मीज़ोप्रोस्टॉल जो एक आती है, मुझे नाम उसका याद नहीं है, एक ब्रांड आता है पाकिस्तान में, 2-3 है बल्कि, मीज़ोप्रोस्टॉल उसमें होती है, तो वो दे सकते हैं। और लेकिन इसमें फिर प्रेगनेंसी का खास ख्याल रखना है। अच्छा, ये प्रिस्क्रिप्शन में आप फिर आपने देखना होता है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो कुछ चीज़ें उसमें गलत लिखी जाती होती हैं, तो वो चीज़ें आपने चेक करनी है कि बाज़ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में नहीं देनी होती। अब जैसे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर नाम लिखा होता है कि फ़ीमेल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप वैसे ही पूछ लें। समटाइम ये होता है कि फिजिशियन को नहीं बता पाते, पेशेंट को क्लियर कंडीशन नहीं बताता कि यार पेशेंट प्रेग्नेंट है या क्या, वैसे ही जाते हैं वो चेकअप के लिए आ जाते हैं, समटाइम उनका भी ध्यान नहीं होता। तो आपने एहतियाती तौर पे पूछ लेना कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन आपको नज़र आ रही है कि जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए, तो वो आपने देखनी होती है। अब अच्छा, इसमें क्या आता है कि आपने ड्रग्स कौन सी देखनी है। फॉर एग्जांपल एक प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास, तो उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ड्रग्स ऐसी हैं कि जो वाकई में ड्रग इंटरेक्शन काज कर सकती हैं और जो कि प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। तो आपने सबसे पहले जो कुछ मेजर ड्रग्स हैं वो देखनी होती हैं कि अगर प्रिस्क्रिप्शन में ऐसी ड्रग्स हैं तो आप उसको फ़ौरन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको फ़ौरन चेक करें कि इसका ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है। वैसे प्रैक्टिस से ये चीज़ें याद हो जाती हैं, अब जैसे मुझे याद है। तो बहरहाल अगर फॉर एग्जांपल आप न्यूली ग्रेजुएटेड हैं और आप इस चीज़ों का अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं और आपको याद नहीं है, तो बेहतर तरीका यही होता है कि आप मेजर ड्रग्स, जैसे मैं बता देता हूँ कि फ्लोरोक्विनोलोज का इंटरेक्शन ज़्यादातर ड्रग्स के साथ होता है, इस चीज़ का एहतियात करना है, ठीक है। किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए एहतियात करनी होती है, उसमें पानी ज़्यादा पीना होता है, ये चीज़ें भी मैं एहतियात बता दूँ। हाँ, मेडिसिन लेने के वक्त आप पेशेंट को लाजमी गाइड करना होता है कि उसमें पानी ज़्यादा लेना होता है, ठीक है। अब ड्रग इंटरेक्शन के केसेस की बात आती है तो आपने सिप्रोफ्लॉक्सिन वगैरह या लीवोफ्लॉक्सिन, सिनोफ्लॉक्सिन जैसे फ्लोरोक्विनोलेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसका ज़्यादातर इंटरेक्शन होता है मेडिसिन के साथ। जिंको बाइलोबा का भी ज़्यादातर है। ग्रेप फ्रूट का ग्रेप जो जूस है, ग्रेप जूस, अंगूर का जूस, ठीक है। अक्सर लोग मतलब कुछ जूसेस वगैरह पीते हैं या ग्रेप जूस वगैरह पीते हैं, तो उस सूरत में आपने लाजमी ये चीज़ कहनी है पेशेंट को कि वो एवॉइड करे उसका, क्योंकि ज़्यादातर मेडिसिन के साथ उसका ड्रग इंटरेक्शन है, ठीक है। और ड्रग फूड इंटरेक्शन उसको कहते हैं। ड्रग फूड इंटरेक्शन होता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है और ड्रग डिजीज़ इंटरेक्शन भी होता है। आपने ये चीज़ भी देखनी होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। ये फार्मासिस्ट का काम है, मैं ये पहले से बता दूँ, फिजिशियन का काम नहीं है, ये फार्मासिस्ट का काम है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उसको मॉडिफाई करना है, चेक करना। बहरहाल सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गई, फिर मैक्रोलाइड आ गई, इसमें क्लेरथ्रोमाइसिन वगैरह जो होती है, इसके ज़्यादातर मेडिसिन के साथ ड्रग इंटरेक्शन है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं जिनका ज़्यादातर है। ब्लड थिनर जैसे वारफरीन वगैरह हो गया, वारफरीन का ज़्यादातर ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अगर किसी पेशेंट को वारफरीन लिखी गई है तो उस चीज़ का एहतियात करना है। अब इसमें आता है एस्पिरिन का भी, डिस्प्रिन का भी ज़्यादातर मतलब ड्रग इंटरेक्शन होता है कुछ ड्रग्स के साथ, तो उस चीज़ों का भी आपने एहतियात करना है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एज के लिहाज से भी ठीक नहीं होती। अब बाज़ दफ़ा फिजिशियन क्या करते हैं कि वो एज को कंसिडर नहीं करते। जैसे हमने बताया कि अब 6 साल से कम उम्र बच्चे को वो कफ सिरप लिख देते हैं, ऐसी कफ सिरप, इवन के मैंने देखा 2-3 माह के बच्चे को ऐसी कफ सिरप लिख दी जाती है जो कि बड़ों की होती है। तो ये फिजिशियन मिस्टेक करते हैं, समटाइम उनको आइडिया नहीं होता। तो वो क्या, आपने क्या करना है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि जो सेफ सिरप्स हैं किड्स के लिए, जैसे हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था और पोस्ट भी किया था, कुछ सेफ सिरप्स होते हैं बच्चों के लिए, तो वो चीज़ आपने लाजमी एहतियात करनी है। बच्चों के लिए आपने, फार्मासिस्ट का काम ये है कि बच्चों के लिए
और जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका मतलब ये कि इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या मतलब ये कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जैसे प्रेग्नेंट हो गई, या मतलब प्रेगनेंसी वगैरह हो गई, या कुछ और ऐसे केसेस आते हैं हार्ट डिजीज़ वगैरह, तो उस चीज़ में कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आपको नहीं देनी होती, तो उस चीज़ का एहतियात करना है, ठीक है। अब क्लेरिथ्रोमाइसिन और मैक्रोलाइड का मैंने मैक्रोलाइड हो गया, और आ गया फ्लोरोक्विनोलोज, इसी तरह एंटीसाइकोटिक्स हो गए, एस्पिरिन हो गया, ब्लड थिनर्स वगैरह, इन चीज़ों के ज़्यादा इंटरेक्शन होते हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गई, इनको आपने ज़्यादा कंसिडर करना है कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ऐसी आती है तो उसमें ये चीज़ें आपने देखनी है। सेप्रोफॉक्सिन का देखें, ज़्यादातर मल्टीविटामिन के साथ, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम मैंने पहले भी बताया, तो वो इस तरह इंटरेक्शन होता है, ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी होती हैं। आपने एहतियात क्या करनी है एज के लिहाज से, अगर किसी की एज है तो मैंने आपका है ना, बच्चों का 6 साल से कम उम्र बच्चों को इसका बहुत एहतियात करनी है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं होती, वो लिख देते हैं। अब आते हैं कि 12 साल से कम उम्र बच्चे के लिए जैसे डोमपेरिडोन मैं देखता हूँ अक्सर प्रेस्क्राइब होती हैं, तो वो सेफ़ आपके पास चॉइसेस होती हैं। हालांकि वार्निंग भी आ चुकी है FDA की इसके ऊपर कि ये नहीं दी जाए, बेहतर है कि ना दें। तो इस बारे में आप लाजमी फिजिशियन से डिस्कस करें और उसको बताएं, मतलब जो पीडियाट्रिशियन है। सम टाइम ये होता है कि वो ओल्ड बुक्स वगैरह, ओल्ड लिटरेचर वगैरह उन्होंने पढ़े होते हैं, लेटेस्ट उनका आइडिया नहीं होता, तो ये फार्मासिस्ट का काम होता है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे उसको। तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि जो पीडियाट्रिशियन है उसको ये चीज़ आपने बतानी है, और प्रूफ के साथ बतानी है। प्रूफ आपके लिए इजी है, देखें नेट से भी आपको मिल जाता है आपके पास, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल करना है कि आप रेफरेंस बुक को, जैसे हो ना हम यूज़ करते हैं लेक्सिकॉम वगैरह, BNF हो गई, या इस तरह और कुछ बुक्स हैं जिसको आप यूज़ करके ये चीज़ें आप रेफरेंस बेस पे उसको पूरा कट आउट करें, उसका पूरी रेफरेंस के साथ उसको बताएं कि ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल में आप हैं तो उनको ये प्रोवाइड करें कि ये देखें ये इंटरेक्शन है। अगर फॉर एग्जांपल वो प्रूफ मारे, समटाइम ये होता है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे पूछता है कि ताकि वो नेक्स्ट टाइम एहतियात करे, तो वो इसलिए पूछता है, इसलिए नहीं होता कि आपको चैलेंज करना चाह रहा होता है, कुछ कन्फ्यूजन है ये भी क्लियर कर दूँ, बाज़ दफ़ा ये भी होता है। तो वो ज़्यादातर अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपसे पूछता है कि मतलब इस चीज़ का प्रूफ या रेफरेंस कोई है, तो वो आपसे इसलिए भी पूछता है। तो सम टाइम ठीक है, वो उनको कन्फ्यूजन भी होती है, तो वो भी क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई ये रेफरेंस चीज़ मैंने उठा के दी है। अब जैसे बच्चों के बारे में कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे नहीं देनी चाहिए, मैंने कहा है कफ सिरप्स वगैरह, एंटी एलर्जिक्स वगैरह के, इसका बहुत एहतियात करने, क्योंकि इसमें बहुत बेहतियाती होती है कि कुछ ऐसी सिरप्स उनको लिख दी जाती हैं जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं होती। उसकी भी डिफरेंट रीज़न है, FDA की वार्निंग भी है उसके ऊपर, आप देख सकते हैं उस चीज़ों को। अब प्रेग्नेंट वुमेन के लिहाज से तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है कि कोई लेडी की प्रिस्क्रिप्शन आती है, कोई लेडी आती है, तो उस सूरत में आपने ये चीज़ का एहतियात करना है कि आपने उसको अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई ऐसी मेडिसिन लिख दी गई है तो उस चीज़ में आपने लाजमी एहतियात करना है कि कोई गलत मेडिसिन तो नहीं लिख दी गई है। अगर सम टाइम गायनेकोलॉजिस्ट भी मैंने देखा है कि मिस्टेक करते हैं, उनसे हो जाती है मे बी, या सम टाइम उनको आइडिया नहीं होता कि जो मेडिसिन वो लिख रहे होते हैं कि वो प्रेगनेंसी में सेफ़ है या नहीं है। ये मिस्टेक की बात करूँ, देखिए इंसान है, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, तो आपने इस चीज़ों का एहतियात करना है। सम टाइम वो फार्मासिस्ट से पूछते हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट उसको पूरी इन्फॉर्मेशन या पूरी तरह से गाइड नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा है फार्मासिस्ट आगे से पढ़ते ही नहीं है, स्टडी ही नहीं करते इन चीज़ों को, तो वो ये होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन भी आगे दे, सम टाइम मिस्टेक भी हो जाती है, तो आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी और से मिस्टेक आ गई है तो आपसे ना हो वो चीज़, आपने ये चीज़ का एहतियात करना है। तो प्रेगनेंसी में जो मेडिसिन सेफ़ होती हैं उस चीज़ का आपने बहुत एहतियात करना है। आप हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जिसका बहुत एहतियात करनी होती है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत एहतियात करनी है, ये चीज़ें भी मैं देखता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट, अच्छा सल्फा एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है। सल्फा एलर्जिक में बहुत सारी मेडिसिन सेफ़ नहीं होती है। तो इस तरह अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रिस्क्रिप्शन में ऐसी मेडिसिन लिखी हुई है जैसे सल्फा एलर्जिक है वो पेशेंट, अब एक सिप्रोफ्लैक्सिन लिख दी गई है तो वो सल्फा एलर्जिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगी, इवन के डिक्लोफेनिक सोडियम भी प्रॉब्लम करेगी। तो इस चीज़ में आपने लाजमी एहतियात करना है कि ऐसे पेशेंट को ये चीज़ ना लिख दी गई हो, ठीक है। अब कुछ विटामिन भी ऐसे हैं जैसे विटामिन C की हाई डोजेज भी जो है तो सल्फा एलर्जिक पेशेंट को प्रॉब्लम करते हैं। तो ये चीज़ कुछ असल में देखें, ये सारी चीज़ें तो मैं इसमें डिस्कस तो नहीं कर सकता इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि इन चीज़ों का आपने लाजमी केयर करनी है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए भी कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसे पेनाडॉल एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, उस चीज़ में एहतियात करना है क्योंकि वो BP हाई कर सकता है कैफीन की वजह से, ठीक है। उसमें 65 मिलीग्राम की कैफीन होती है पर टैबलेट में। तो ये चीज़ भी आपने एहतियात करनी है कि वो भी सम टाइम, और प्रेग्नेंट वुमेन को भी अलाउ नहीं होता जबकि उनको पता नहीं होता वो पेनाडॉल एक्स्ट्रा खा रहे होते हैं। तो कभी भी आप मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट को लाजमी गाइड करें। फार्मासिस्ट काउंसलिंग के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा और उसको आप लाजमी देखेंगे जिसमें फार्मासिस्ट क्या क्या काउंसलिंग पेशेंट को कर सके। तो प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से वीडियो थी,
कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। कुछ हो सकता है एक आध पॉइंट मुझसे रह भी गया हो, लेकिन ये जनरल पॉइंट्स आपको बताएं कि इन चीज़ों को लाजमी कंसिडर करें। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी बयान करें, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी काउंसलिंग के हवाले से कि फार्मासिस्ट किस टाइप की काउंसलिंग कर सकता है पेशेंट की, और उसको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें और वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा उसमें। थैंक यू।